आज आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री में यूनिट 7 का जो इक्विलिब्रियम है उसका टॉपिक नंबर 4 को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 4 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे: लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। आइए, सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसको जो है सबसे पहले गोल्डबर्ग एंड वागे ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसको गोल्डबर्ग और वागे लॉ भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी रिएक्ट कर रहा है और सी और डी बना रहा है, तो यहाँ पर जो स्मॉल ए लगा हुआ है, यहाँ स्मॉल बी लगा हुआ है, ये बेसिकली मोल्स हैं, इसके स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। और जो हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो बैलेंस के बाद जो नंबर्स आगे लगाते हैं वो उसके स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं, और वो लगभग नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो हमारा डेफिनेशंस कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बना रहा है तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग आर एफ से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, where A and small a and B are the stoichiometric coefficient represents the mole of that reactant taking part into the chemical reaction. इसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का मतलब C और D है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो आर एफ इजकल टू सी एंड डी होगा, और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में आपका स्मॉल सी और स्मॉल डी एज ए स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के रूप में पावर पे रेज होगा। तो अब अगर मान लिए, देखिए, रेट बराबर फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये रेट हुआ, इसको अगर मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब अगर इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक ही देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर आर, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों इक्वेशंस के वैल्यू को लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए के एफ ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर बी इक्वल टू के आर सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। अब देखिए के एफ बाई के आर कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, के सी के, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट में है ए बी सी डी आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, उसमें क्या था कि शुरुआती दौर में, अभी भी आपको कहीं सुनने को मिल सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट वाज रेफर्ड एज एक्टिव मासेस। सो अभी भी कभी कभी पुरानी बुक्स में या पुराने टाइप के एक्सप्लेनेशन में ये आपको देखने को मिल सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन वाज कॉल्ड एज एक्टिव मासेस, इसको लोग एक्टिव मास भी बोलते हैं। आइए, अब यहाँ पर के सी इजकल टू सी सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी यहाँ देख रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब यहाँ देखिए के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना पड़ेगा। एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो अब उस तरह से देखेंगे कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। यहाँ देखेंगे जो सबस्क्रिप्ट सी है के सी में, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग के सी, जो ये सबस्क्रिप्ट सी है इंडिकेट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेकन इनटू मोल पर लीटर।
मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन से आपको ये पता चल रहा है कि ये मोल पर लीटर वाले यूनिट में लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब गैस रिएक्ट करता है तो गैस के कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जो है पार्शियल, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन न लगाकर वहाँ पर पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं। पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे मान लिए मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है कंटेनर के ऊपर, तो वो जो हर इंडिविजुअल प्रेशर होता है दैट इज़ रेफर्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे गैस इन्वॉल्व होता है वहाँ पार्शियल प्रेशर ही होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ केपी। तो लिक्विड था तो केसी और अगर गैस होगा तो केपी। आइए अब देखिए इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका केसी है, केसी इजक्वल टू सी टू दी पावर सी, फिर ये डी, इसको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डी कर दिया और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, आपके स्क्रीन पर भी ये दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइचियोमेट्रिक coefficient has a constant value and this is known as a equilibrium law or law of a chemical equilibrium। सीधा सीधी समझिए बच्चों कि कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है दैट इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब जो एक्टिव मासेज हुआ जिसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं रिएक्टेंट का, तो उस पर एक पावर होता है, जैसे ए रिएक्टेंट है तो ए टू दी पावर स्मॉल ए हमने दिया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्मॉल ए है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ बताएं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O, जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो 4NH3 रिएक्ट्स विथ 5O2 यील्डेड 4NO एंड 6H2O। तो अब जो इसके ये जो 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी इसके जो हैं आपको मैं बता दूं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि केसी है तो केसी इजकल टू जैसे एनओ दे दिया, एनओ पर रेज टू द पावर 4 हो गया क्योंकि अमोनिया 4 मतलब एनओ का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। H2O दे दिया तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है, तो H2O रेज टू द पावर 6 हो गया। NH अब फिर रिएक्टेंट आ जाइए तो अमोनिया का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो अमोनिया रेज टू द पावर 4 और O2 रेज टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि वाइल राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंबल फॉर फेजेस जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एक्वस आर जनरली इग्नोर्ड। तो इसमें हम लोग जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग ये सब टर्म का यूज़ नहीं करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड एक्वस। ओके, आइए अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा आपके पास केमिकल इक्वेशन है, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन कर रहा है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्म कर रहा है। इसका अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है केसी बराबर, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो गया, तो HI यहाँ पर हो गया स्क्वायर और H2 और I2 हो गया और ये इक्वल टू X हो गया, मतलब X मान लिया। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अब जो प्रोडक्ट 2HI बना वो हो जाएगा रिएक्टेंट की जगह पर, और आपको जो रिएक्टेंट अर्लियर था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि HI को आप डिसोसिएट करें, डिसोसिएशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा और इसको हम लोग K-C से डिनोट करते हैं, जहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह पर रिएक्टेंट वाला प्लेस आ गया क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है, और नीचे में जो है जो हमारा प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट के फॉर्म में आ गया क्योंकि यही डिसोसिएट हो रहा है। तो इससे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो पहले वाले केसी के ठीक अपोजिट आ रहा है, 1/Kc। तो आप कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है
बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्सेबल होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज रिवर्सेबल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, equilibrium constant for the reverse reaction is inverse to the equilibrium constant for the reaction in the forward direction, जो मैंने अभी आपको बताया। आइए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। If we change the stoichiometric coefficient in the chemical equation by multiplying throughout the factor, then क्या होगा? देखिए H2I2HI बनाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग फैक्टर वाला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखें कि जैसे KC है तो डबल स्टार कर दिया, यहाँ पे डबल डैश HI बना दिया, H2 मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया और क्या लिख दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डबल डैश फी है इसको, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, और फिर इस तरह से इसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए n मोल ले रहे हैं, n मोल H2 और n मोल I2 रिएक्ट करके 2NHI बनाया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू KNC। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे केमिकल इक्वेशन में, जैसे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है AB रिएक्टेंट रिएक्ट करके CD प्रोडक्ट बना रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC है। CD जो है बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, CD फिर रिएक्ट करके AB प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोडक्ट फिर डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि K-C इक्वल टू 1/KC हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर दोनों तरफ से कर रहे हैं, रिवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, या उसके प्रोडक्ट्स का मात्रा जो है हाँ वही बैकवर्ड और फॉरवर्ड माना जाए, तो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा KC इक्वल टू KCN डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए अब इस पर कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7.1 ये NCERT का प्रॉब्लम है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2H2 एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम एट 500 K। तो यहाँ देखिए N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब इसमें कह रहा है कि KC निकालने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम लोग KC की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो KC आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वाला कॉन्सेंट्रेशन का विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला सिस्टम होना चाहिए फॉर्मूला, तो वही हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ रिएक्शन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि N2 और H2 रिएक्ट करके 2NH3 बना रहे हैं। N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल, H2 का दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल, और NH3 का दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोल। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की फीलिंग्स हम लोग यहाँ कर देते हैं, और फाइनली जब हम लोग कैलकुलेट करके लाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.06 इंटू 10⁻3 एंड दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए हम लोग 7.2 प्रॉब्लम्स को देखते हैं।
इसमें क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, कॉन्सेंट्रेशन N2 का 3 इंटू 10⁻³ m है, O2 का 4.2 इंटू 10⁻³ है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड बना उसका 2.8 इंटू 10⁻³ m है। तो ये सभी एक सील्ड वेसल में है और टेम्परेचर है 800 K। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन। अब बताइए कि इसका Kc मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो देखिए रिएक्शन को पहले हम लोग लिखते हैं N2 प्लस O2 जो है ये 2NO के बराबर है, और यहाँ पर Kc जो है तो चूँकि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा तो NO² बाई N2 और O2, चूँकि N2 और O2 का 1 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ स्क्वायर के रूप में कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उसको यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे 2.8 इंटू 10⁻³ होल 2 ये जो है आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, और रिएक्टेंट का 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³। जब इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द आंसर 0.622, एंड दैट इज़ द Kc फॉर दिस वेरी रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा मोटा मोटी लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन चीज़ों को बार बार देखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।